हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जो है यूट्यूब पर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और बेंच केमिस्ट्री जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बार राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम के, उनके लिए एक अच्छी पहल जो है वो करने वाला है। शेखावटी मिशन 100 के नाम से जो असाइनमेंट आता है, उस असाइनमेंट को जो है वो मैं यहाँ आप सबके सामने जो है वो चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें हमारे पास दो चीज़ें रहने वाली है। पहली चीज़ तो जो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें आपको चीज़ें याद करनी होती हैं, तो उनको हम लोग जो है वो साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। और दूसरा, जो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट छिपा होगा, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जिससे अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी होता है एग्जाम में, तो हम इजीली जो है उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएँ। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, वो रहने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप जानते ही हैं। और जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड का, वो भी आपको इस फाइल में मिल जाएगा। ये फाइल जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप जा करके ये देख सकते हैं कि हमारे पास में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय आघूर्ण का। आपसे पूछा गया है कि टाइटेनियम +3 आयन जो है उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो क्या रहता है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। आंसर आपको सामने दिख ही रहा है, 1.73 इसका आंसर आता है। लेकिन ये आता कैसे है, और इसके अलावा भी अगर कोई आयन हमारे पास आ जाए तो उसका हम चुंबकीय आघूर्ण कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस टू, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहां पर एन क्या है? एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, जो भी आपको आयन दिया गया है उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो वैल्यू जो है वो हम यहां पर पुट करेंगे। तो जैसे मेरे पास टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक रहता है 22, और इससे पहले, परमाणु क्रमांक से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो आती है आर्गन। और इसके बाद हम दो कक्षक लिखते हैं, एक तो हमारे पास में रहता है 3D, और एक हमारे पास रहता है 4s। 4s में भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 3D में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो तत्व का परमाणु क्रमांक है वही दोनों जो डेटा है या वही दो संख्या जो है वो हमारे 3D और 4s में रहती हैं। ये बात क्रोमियम और कॉपर पे अप्लाई नहीं होती, वो स्पेशल केस है, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो हमें चाहिए टाइटेनियम +3। तो टाइटेनियम +3 का मतलब ये हुआ कि इसने दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग दिए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो है वो क्या स्थिति बन जाती है, दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलते हैं, 4s में ही भरे जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3D से। तो 3D में इलेक्ट्रॉन बचेगा एक। अब हमें पता है डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक बनाएंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, और यही हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो n का मान जो है वो मेरे को कितना मिला यहाँ पर? n का मान जो है वो मिला मेरे को 1। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन का मान 1 है, तो यहाँ पर 1, 1+2, और इसकी यूनिट जो है वो बोर मैग्नेटॉन रहती है। तो म्यू इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? ये आएगा मेरे पास में √3। ठीक है, और √3 की जो वैल्यू होती है वो आती है 1.73 BM बोर मैग्नेटॉन। तो ये इसका आंसर है, ये इस तरीके से आता है। तो अब आपके पास कोई भी आयन आए, उसका आप चुंबकीय आघूर्ण जो है वो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं और इजीली हो जाता है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो अगर हमें नहीं याद रहती अंडर रूट की, तो मैं एक तरीका इसका बता देता हूं आपको। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है तो जो म्यू का मान आता है वो 2 से कम आता है और 1 से ज्यादा आता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है तो जो हमारे पास में म्यू का मान आता है वो 3 से कम रहेगा और 2 से ज्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से आप जो है वो आंसर चूज कर सकते हैं। तो ये तो कहानी किसकी रहने वाली है? ये कहानी रहने वाली है चुंबकीय आघूर्ण की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है लो चुंबकीय धातुओं का जो समूह है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो लो चुंबकीय जो धातु होती हैं उनको यहाँ पर हम याद करेंगे। हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, एक तो आयरन, एक कोबाल्ट और एक निकिल, जो लो चुंबकीय धातुओं का काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो सवाल है हमारे पास में वो रहता है जिंक और टिन से बनी जो मिश्र धातु होती है वो कौन सी होती है। तो जिंक और टिन से बनी हुई मिश्र धातु जो है वो कांसा होती है। आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें और भी क्वेश्चन हैं इस तरीके के जिनमें मिश्र धातुओं से का जो कंपोजिशन है ना वो आपसे पूछा गया है, तो वो आगे आपको डिटेल में मिल जाएगा, उनको आप याद करेंगे।
फिर उसके बाद में है अंतराकाशी यौगिक में कौन सा परमाणु अंतराकाश में नहीं होता है। अंतराकाशी यौगिक में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि अंतराकाशी जो यौगिक बनते हैं उनमें अंतराकाशों में केवल और केवल अधातु परमाणु उपस्थित होते हैं, क्योंकि अंतराकाश जो है वो छोटी जगह होती है, तो उसमें छोटे आकार के परमाणु ही फिट होते हैं और वो होते हैं अधातु। तो यहाँ पर हमें ये देखना कि अधातु कौन है, और वो अधातु हमें देखने को मिलता है कौन, यहाँ पर स्कैंडियम। सॉरी, नहीं होते हैं पूछा है, नहीं होगा तो नहीं होने में स्कैंडियम होगा, क्योंकि स्कैंडियम मेटल है और मेटल जो है वो क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। तो स्कैंडियम यहाँ पर अंतराकाश स्थान में नहीं हो पाएगा, क्योंकि धातु जो है ना उन्हीं से बनते हैं क्रिस्टल जालक, और उन्हीं क्रिस्टल जालकों में जो अंतराकाश होते हैं उन्हीं में अधातु फिट होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, डी ब्लॉक तत्व किस संक्रमण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये होता है डीडी संक्रमण के कारण। इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर पूछा गया डी ब्लॉक तत्वों में सर्वाधिक गलनांक वाली धातु जो है वो कौन सी है। तो सर्वाधिक गलनांक वाली जो धातु है वो है टंगस्टन। ये आपके याद करने वाले सवाल हैं। लेंथेनाइड का सामान्य ऑक्सीकरण कितना होता है, ये +3 होता है। बार बार ये सवाल पूछा गया है। इनकी फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होती है। मोस्टली एलिमेंट ऐसे होते हैं लेंथेनाइड सीरीज के जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो हम एफ ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद में पूछा गया कि 4D और 5D की जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग समान निम्न में किसके कारण होती हैं। तो ये 4D और 5D जो है वो 3D हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें सीरीज होती हैं 3D, 4D, 5D और 6D। 4D और 5D की जो त्रिज्याएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं, और उसका जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है लेंथेनाइड संकुचन। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके कारण इनका आकार जो है वो लगभग समान हो जाता है। वैसे सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, लेकिन ये जो बात है ये डी ब्लॉक में फॉलो नहीं होती है। और कौन सी सीरीज में फॉलो नहीं होती है, 4D सीरीज से जब आप 5D में आते हो तब नहीं होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारे पास वो है 3D श्रेणी के कौन से तत्व हैं जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें हमारे पास में स्कैंडियम और ज़ेडन है आंसर। स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सी शो करता है वो बताइए, तो स्कैंडियम +3 शो करता है और ज़ेडन +2 करता है। क्योंकि स्कैंडियम +3 जब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के जैसा हो जाएगा, और अगर ज़ेडन +2 करता है तो इसका जो 3D कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ रहेगा, और पूर्ण भरा हुआ जो कक्षक होता है वो हमारे पास स्थायी होता है। उसके बाद हैबर और संपर्क विधि, वैसे ये पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते थे, पी ब्लॉक सिलेबस में रहा नहीं है, लेकिन आपसे यहां से सवाल बना सकता है कि हैबर और संपर्क विधि जो है उसमें कौन कौन से उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। संपर्क विधि जो है वो H2SO4 जो है बनाते हैं हम, लेकिन अब पी ब्लॉक हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हैबर विधि में आयरन यूज होता है, और संपर्क विधि में V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसी संक्रमण तत्व की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर हो सकती है, ये अगर आपको पता करना है तो उस संक्रमण तत्व के जो NS इलेक्ट्रॉन है, NS का मतलब है कि जो बाह्यतम कोष है उसकी बात हो रही है। बाह्यतम कोष जो है आपका, चाहे अगर 3D श्रेणी में जाए तो 4s होता है, अगर 4D में जाए तो 5s होता है। तो उस NS इलेक्ट्रॉन की जो भी संख्या है वो, और आपके जो N-1D होता है जिसको आंतरिक कोष बोलते हैं, इंग्लिश में पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, तो उस N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अगर आप टोटल कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर आ जाएगी किसी भी संक्रमण तत्व की। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। आप करोगे क्या, आप ये देख लो, सीधा सा फॉर्मूले में पुट भी नहीं करना है, सिर्फ अगर आप इतना देख लेंगे कि कौन से आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके पास में म्यू का जो मान है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर Fe+3 बनेगा। Fe 26 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D6 4s2 बनेगा। +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से कम हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3D से कम हो जाएगा। तो हमारे पास डी उपकोष में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से आप सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने पता कर लिए तो आंसर पे पहुंच जाओगे आप। उसके बाद में वोन आर्केल विधि, ये मेटलर्जी का मेथड था लेकिन मेटलर्जी सिलेबस में रही नहीं है, लेकिन मेटल है और ये जो मेटल है ये यूज करते थे इस मेथड के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है। वोन आर्केल विधि द्वारा शोधित की जा सकने वाली जो धातु है उसका युग्म कौन सा है। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम जो है वो यहाँ पर एलिमेंट होते हैं जिनको वोन आर्केल विधि से हम शोधित कर सकते हैं। मतलब ये एक शुद्धिकरण का प्रोसेस था, प्योरिफिकेशन का। फिर 3D श्रेणी में निम्नलिखित धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है। तो न्यूनतम गलनांक वाला जो धातु है वो ज़ेडन है, क्योंकि इसका जो मेटालिक बॉन्ड होता है, जो धात्विक बंध होता है वो दुर्बल होता है। अगर रीजन भी कहीं भी पूछे तो आप ये दे सकते हैं कि ज़ेडन का जो धात्विक बंध होता है वो दुर्बल होता है। वे तत्व या वे धातुएं जिनका धात्विक बंध मजबूत होता है, प्रबल होता है, वो सर्वाधिक गलनांक रखती हैं। ठीक है।
उसके बाद में मिस धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लेंथेनाइड कौन होता है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर सीरियम है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है। लेंथेनाइड श्रेणी का पहला ही एलिमेंट है सीरियम, जिसको मिस धातु में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, इसका क्या कारण है? तो ये सवाल बहुत पॉपुलर सवाल है। इसका रीजन क्या है? देखो, संक्रमण तत्व क्या होते हैं हमें ये समझना होगा पहले। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके n-1d के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की भी अगर जगह है, मतलब ये है कि n-1d आपका अपूर्ण होना चाहिए। जैसे आपके पास में कोई भी तत्व है, मैं यहां इससे ही बात कर लेता हूं। सपोज दैट Zn है मेरे पास में, तो Zn जो है उसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो Zn का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। और इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? आर्गन। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 3d10 4s2। तो जिसको मैं n-1d बोलता हूं ना, वो ये n-1d ये वाला है 3d। क्यों बोलते हैं n-1d? क्योंकि बाह्यतम कोष की तुलना में जो ये वाला कक्षक है, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान एक कम है। और एक चीज और बता देता हूं मैं यहां पर आपको, सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान वाला कक्षक होता है वही संयोजी कोष होता है। लेकिन डी और एफ ब्लॉक के अंदर आपका n-1d और ns, डी ब्लॉक में n-1d और ns दोनों संयोजी कोष होते हैं। और अगर हम एफ ब्लॉक में जाते हैं तो हमारे पास n-2f, n-1d और ns तीनों को हम संयोजी कोष मानते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि n-1d और ns जो है हमारा, इनकी ऊर्जाओं में अंतर कम होता है। अब अगर बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो इनका जो n-1d वो कंप्लीटली फील्ड होता है। Zn का 3d हो जाएगा, 3d10। कैडमियम इसके जस्ट नीचे आता है, यहां पर आता है इसके नीचे कैडमियम। कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48। तो आपको यहां कैडमियम में देखने को मिलता है 4d10। और जो मरकरी होता है वो आता है यहां पर एटॉमिक नंबर 80 पे, और ये मिलता है हमें 5d10। तो यहां पर हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि 3d10, 4d10 और 5d10 जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होगा कि n-1d पूरा भरा हुआ है तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इसमें आपसे एक स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। वैसे सत्य और असत्य राजस्थान बोर्ड पूछता नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे कॉन्सेप्चुअल कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, तो आप आंसर करेंगे नहीं, जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं है। लेकिन अगर ये कहे कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं तो आप आंसर करेंगे यस। तो ये तीन तत्व ऐसे हैं। वर्ग संख्या 12 होती है, ये भी बता देता हूं मैं। डी ब्लॉक का जो अंतिम वर्ग है उसके मेंबर हैं ये, और इनमें जो है n-1d पूरा भरा होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, क्योंकि इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्णपूरित विन्यास में होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और लिखी हुई है यहां पर, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब यह है कि संक्रमण तत्व जो है वो अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में, मतलब तत्व अवस्था में, या फिर अपनी आयनिक अवस्था में, जब वो आयन बना लेते हैं, दोनों में से किसी भी स्टेट में अगर उनका n-1d अपूर्ण है तो आप उनको संक्रमण तत्व बोल सकते हैं। लेकिन ये तीन तत्व ऐसे हैं, कौन कौन? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये अपनी तत्व अवस्था में भी n-1d फुलफिल रखते हैं, पूरा भरा हुआ रखते हैं। और अगर ये आयन भी बना ले, मान लो मैं कह दूं Zn+2 में चला गया, तो भी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे, 3d तो फिर भी पूरा भरा हुआ है। तो ये दोनों ही अवस्था में n-1d इनका पूरा होता है, पूर्ण भरा होता है, इसलिए आप इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल जो है वो है टाइटेनियम +4 आयन जो है वो रंगहीन होता है, इसका कारण दीजिए। तो मैंने अभी ऊपर जो है वो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था। टाइटेनियम अगर +4 में चला जाएगा तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकल जाएंगे, 3d के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाएंगे। टाइटेनियम 22 पे आता है, 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 18। 18 पे आती है आर्गन। और आप जानते हैं अच्छे से किसी भी अक्रिय गैस के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो आयन हमारा रंगहीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दो प्रॉपर्टी हैं जिनको बोर्ड बार बार पूछता है। एक तो कोई भी आयन जो है अगर उसका रंग आ रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। अगर कोई भी आयन है वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, पैरामैग्नेटिज्म अगर शो कर रहा है, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं। परायूरेनियम तत्व जो है इसको आप पढ़ सकते हैं, टाइटेनियम +4 को। परायूरेनियम तत्व किसको कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें, ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। यूरेनियम के बाद जो भी तत्व आते हैं उनको हम परायूरेनियम तत्व बोलते हैं, जैसे नेपट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया।
उसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसको। यहाँ पर यूनिट भी लिखी हुई है, एन क्या है वो भी लिखा हुआ है। लेंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो सीरियम है, याद रखना, ये भी पहला ही एलिमेंट है लेंथेनाइड श्रेणी का। जिगलर नाटा बोलते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसका यूज लिखना है, तो ये आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 मैथिल समूह लगे होंगे और साथ में होगा TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा, कई बार पूछा गया है। और इसका यूज क्या है, तो बहुलक जो है, पॉलीथीन जो है, जो जिसको हम यूज करते हैं पॉलीथीन, उस पॉलीथीन को बनाने में इसका यूज करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और पॉलीमर इंडस्ट्री में इसको क्रांतिकारी कदम माना गया था। इसके डिस्कवरी के बाद, ये जो आपका उत्प्रेरक है, इसके आने के बाद जो पॉलीमर इंडस्ट्री है उसमें अचानक बूम आया, क्योंकि इसके आने के बाद से जो पॉलीमर बनने लगे वो अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। ये बात आपसे पूछी नहीं जाएगी, एक जनरल नॉलेज के मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में सिल्वर परमाणु की जो मूल अवस्था है उसमें पूर्ण भरित डी कक्षक 4d10 है, फिर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक संक्रमण तत्व है। तो भाई सिल्वर परमाणु जो है, इसकी मूल अवस्था जो है, इसमें आपका जो डी कक्षक है वो 4d10 रहता है। सिल्वर जो है वो आता किसके नीचे है, सिल्वर आता है कॉपर के नीचे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये ऐसा रहता है भाई, Ag जो है सिल्वर और एटॉमिक नंबर 70-80 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि ये कॉपर के नीचे आता है, तो कॉपर आता है 29 पे। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं आर्गन, और कॉपर हमारा होता है 3d10 4s1, स्पेशल एलिमेंट है। और इसका जरूर ध्यान रखना भाई, स्टार लगा लेना, थोड़ा सा असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि डी कक्षक जो है वो ज्यादा पूरा भरा हुआ रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसके नीचे जो है हमारे पास में Ag जो आता है, Ag हमें देखने को मिलता है 4d10, ठीक है, कॉपर Ag, और Ag के नीचे रहता है हमारे पास में Au। तो Ag जो है वो अगर आयनिक अवस्था में चला जाए, अगर कोई वो कंपाउंड बना रहा है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका जो N-1d है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, N-1d उसका खाली हो जाता है, इसलिए जो है वो हमारा जो सिल्वर परमाणु है वो एक संक्रमण तत्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखा है, सिल्वर अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जैसा कि +1 +2 रिक्त डी कक्षक रखता है, इसलिए एक संक्रमण तत्व, वही रीजन है जो मैंने ऊपर आपको बताया था। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में कौन सा तत्व है उच्चतम या बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और कितनी करता है? तो पहली जो संक्रमण श्रेणी होती है डी ब्लॉक की, वो मैं बता देता हूं आपको कहां से कहां होती है, ध्यान रखिएगा। स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम 21 से। इसका जो मिड पॉइंट है वो आप मान सकते हैं मैग्नीज, मैग्नीज आता है 25 पे, और ये एंड होती है कहां पर, ये एंड होती है Zn30 पे। आगे मैं सारी श्रेणियां आपको बता भी दूंगा। मैग्नीज जो है ये, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 25 है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देता हूं, ये आता है आर्गन। मैंने आपको बताया भी था कि भाई 3D और 4s 2 कक्षक हमें लिखने होते हैं। ये वाली संख्या जो है छोटी वाली, ये हमेशा 4s में जाएगी, बड़ी वाली संख्या 3D में रहेगी। अब उसने सवाल क्या किया है, उसने ये कहा है कि कौन सा तत्व है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था रखेगा 3D श्रेणी में। तो 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वो तत्व रखेगा जिसके पास में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिकतम होंगे। ठीक है, यहां पर जो मैग्नीज है उसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बंध निर्माण में भाग ले लेंगे, तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर बंध निर्माण में भाग लेंगे, तो अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, +7 आएगी। इसका एक सवाल और भी बनता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो कई बार पूछा गया है। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है? तो इसका रीजन है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी के 2 अधिकतम विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं, और अगर धातु के साथ ये जुड़ते हैं तो धातु जो है उसका अधिकतम ऑक्सीकरण हो जाता है। और अधिकतम ऑक्सीकरण का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा अगर किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़ेगा तब। तो उस रीजन से ही जो है वो धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके साथ प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनाएगा उसको आप ऑक्साइड बोलेंगे, और फ्लोरीन के साथ जो बनाएगा उसको फ्लोराइड बोलेंगे, धातु फ्लोराइड। तो इसका रीजन लिखा हुआ यहां पर। उसके बाद में संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। क्यों? संकुल यौगिक जो बनता है उसका रीजन ये है क्योंकि संक्रमण तत्व जो है, एक तो इनका आकार जो है वो कम होता है, दूसरी बात इनके ऊपर जो आवेश होता है ना, धनावेश, वो भी ज्यादा होता है। तो इसका रीजन ये है, धनावेश ज्यादा होने से क्या होगा कि इनको जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई भी आएगा, लीगेंड, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लीगेंड देने के लिए अगर कोई भी आएगा, इलेक्ट्रॉन देने अगर आ रहा है, तो एक्सेप्टेंस जो नेचर है, स्वीकार करना, ग्रहण करने की जो प्रकृति है वो ज्यादा रहेगी अगर धातु में धनावेश ज्यादा रहेगा उस स्थिति में। उसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? याद ही कर लेना, नेपट्यूनियम है और प्लूटोनियम है।
उसके बाद में अगला जो सवाल हमारे पास आता है वो आता है मिश्र धातु का। ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु में एक तो मुद्रा धातुएं लिखी हुई हैं, इनको सिक्का धातुएं बोलते हैं, जिनसे सिक्के बनते हैं कॉपर एजी और एयू। उसके बाद में सिल्वर यू के सिक्के जो बनते हैं, यूके के जो सिल्वर सिक्के बनते हैं वो कॉपर और निकिल के बनते हैं। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का कंपोजिशन होता है। एक जर्मन सिल्वर है, जर्मना लिखा हुआ है, जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर प्लस जैडन प्लस निकिल से बनता है। उसके बाद में वाकर प्रक्रम क्या है, इसमें प्रयुक्त होने का उत्प्रेरक का जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो ये जो उत्प्रेरक होता है, वैकर प्रोसेस जो है, एथाइन से के ऑक्सीकरण से जो एथेनॉल बनता है उस प्रोसेस को हम वाकर प्रक्रम कहते हैं, और इसमें PdCl2 यूज होता है। फिर उसके बाद में आपको दी हुई एक समीकरण जिसमें कॉपर +1 जो है वो कॉपर और कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है। ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है जिसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से कहाँ जा रही है, +2। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें किसी एक तत्व की एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं अगर हमें देखने को मिलती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। कॉपर यहाँ +1 में था और +1 से कहाँ चला गया, +2 के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ 0 में चला गया और यहाँ किस में चला गया, +2 में। तो +1 से एक तो 0 में और एक +2 में। फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट .5H2O यौगिक में कॉपर 2+ आयन में किसकी उपस्थिति के कारण नीला रंग दिखाई देता है। तो कॉपर अगर +2 में रहता है तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है और उसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंग दिखाई देता है। लेंथेनाइड संकुचन क्या है समझाइए, और इसके प्रभाव क्या होते हैं वो लिखें। तो लेंथेनाइड तत्व जो भी होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, आंतरिक कोष में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है F ब्लॉक हो चाहे D ब्लॉक हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष में भरा जाता है। और आंतरिक कोष में अगर भरा जाएगा तो वो नाभिक के ज्यादा पास होता है। थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं ये बाह्यतम कोष है मेरा, ये बाह्यतम कोष है, तो बाह्यतम कोष क्या होगा, बाह्यतम कोष तो नाभिक से अधिकतम दूरी पे होगा। और आंतरिक कोष कहां होगा, आंतरिक कोष होगा अंदर की तरफ। इसको चलो मैं बना ही लेता हूं। ये सपोज दैट हमारा क्या है, ये हमारा है आंतरिक कोष। तो आंतरिक कोष जो है वो नाभिक के ज्यादा पास होगा, और जो कोष नाभिक के ज्यादा पास होता है उसपे नाभिकीय आकर्षण क्या लगता है, ज्यादा, और नाभिकीय आकर्षण ज्यादा लगेगा तो आकार जो है वो संकुचित होगा। तो इसका रीजन ये है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ क्लियरली परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सन, जिससे आकार बढ़ता है। लेकिन अगर वो कम हो गया तो उस स्थिति में परमाणु जो है उसका आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। इसका प्रभाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी एक सवाल आया था कि 4D 5D का आकार बराबर क्यों होता है, इसी कारण होता है क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी तो कौन सी हो गई, 3D, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी कौन सी होगी, 4D, तृतीय संक्रमण श्रेणी कौन सी होगी, 5D। तो 4D और 5D जो है उसमें तत्वों के आकार में समानता, हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता में कमी। ये जो तत्व होते हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे एस ब्लॉक के जो तत्व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण ये जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है। डिटेल कॉन्सेप्ट है, करेंगे बात कभी। उसके बाद में समान आकार होने के कारण क्या होता है, इनके पृथक्करण में भी कठिनाई आती है। मतलब आकार अगर लगभग बराबर है तत्वों का तो अगर आप निष्कर्षण कर रहे हो, अगर आप उनको अलग करना चाहते हो तो सेम साइज होने के कारण ये डिफिकल्टी सामने आती है। उसके बाद में अंतराकाशी यौगिक किसको कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अंतराकाशी यौगिक की बात हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतराकाशी यौगिक जो है मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं। संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, संक्रमण तत्व जो क्रिस्टल जालक बनाते हैं उसमें छोटे आकार के परमाणु, जगह रह जाती है। पैकिंग जब होती है ना, जब बनता है क्रिस्टल जालक तो उसमें जगह रह जाती है, और उस जगह में केवल छोटे आकार के परमाणु जो अधातु होते हैं वो समाहित हो जाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया। तो इससे असमीकरणमितीय यौगिक का निर्माण होता है जिनको अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, असमीकरणमिति की बात भी करेंगे डिटेल में, अभी नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। संक्रमण तत्वों की श्रेणियां लिखिए। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से Zn30। द्वितीय संक्रमण श्रेणी इसके जस्ट नीचे Y मिलेगा आपको, Y39 पे आता है। एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, और कैडमियम आता है 48 पे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है एटॉमिक नंबर Y का। उसके बाद में तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है वो स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 से, हॉफनियम 72। ये तो हमारे पास में कहाँ चले गए हम, ये तो चले गए हम F ब्लॉक में, क्योंकि 58 से 71 जो है ना, 58 से 71 इनके बीच वाले, 58 से 71 ये चलेगी लेंथेनाइड श्रेणी। और फिर हम वापस डी ब्लॉक में एंटर करते हैं, 72 में आके वापस डी ब्लॉक में एंटर करते हैं, और फिर 72 से 80 तक जाते हैं। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए थोड़ा, देखना एक बार ध्यान से। जैसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको टेबल के अंदर। वर्ग संख्या 3 जो होगी ना डी ब्लॉक की, उसमें सबसे ऊपर स्कैंडियम मिलेगा जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21। ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा Zn30 तक। उसके बाद में इसके नीचे मिलेगा Y,
जो 39 पे आता है, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका कैडमियम 48 तक। यहाँ समस्या नहीं रहेगी, आपको कंटिन्यूअस चलेगा। लेकिन जब आप लेंथेनम के पास जाओगे, लेंथेनम 57, तो इसके जस्ट आगे जो एलिमेंट होगा ना वो HF होगा, HF72। ठीक है, यहां भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ टाइटेनियम होगा, यहाँ जिरकोनियम होगा और यहाँ होफनियम होगा। अब 57 से 72 चला गया डायरेक्ट। इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स है ना वो कहाँ चले गए, वो चले गए लेंथेनाइड श्रेणी में। और लेंथेनाइड श्रेणी में अगर गए हैं तो वो एलिमेंट आपको याद होना चाहिए सीरियम 58 से, और यहाँ लास्ट जो एलिमेंट रहता है वो रहता है आपके पास में ल्यूटेशियम 71। फिर हम वापस से एंट्री करते हैं डी ब्लॉक में, और ये सीरीज कंटिन्यू होती है, और कहां तक जाती है, ये सीरीज कंटिन्यू होकर के जाती है मरकरी 80 तक। ठीक है, इसके जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूं, लेंथेनम 57 के बाद के जस्ट नीचे, ये तो एफ ब्लॉक का पार्ट हो गया ना, और लेंथेनम 57 जो है उसके नीचे आपको मिलेगा एक्टीनियम, एक्टीनियम 89। और इसके आगे फिर से हम कहाँ चले जाते हैं, 90 वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास में आ जाता है थोरियम, और ये थोरियम रहता है 90 पे, और ये कहाँ तक चलती है, ये चलती है लोरेंसियम 103, 103 पे खत्म होगी। फिर डी ब्लॉक में आएंगे 104 पे, 104 72 के नीचे मिलेगा, ध्यान रखना थोड़ी जगह कम है। और कहां तक जाएंगे हम जाएंगे 112 तक, UUB। तो थोड़ा सा टेबल की हेल्प ले लेना आप, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवा रहा हूं आपको, ताकि टेबल में आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगला जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। एक तत्व है आपके पास जो M+2 के रूप में है, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो आपको 27 दिया गया है। इसका प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे चुंबकीय आघूर्ण ही पूछ रहा है। प्रचक्रण मात्रा का मतलब होता है कि केवल आपको S की वैल्यू यूज करनी है, और S हमें कहां से मिलता है, S हमें मिलता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में N की जो वैल्यू होगी ना वही हम एज इट इज यहां यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां जैसे S अगर होता तो S 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में क्योंकि हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो हम N की वैल्यू पुट कर देंगे। N की वैल्यू जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से निर्धारित होती है, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मिस धातु क्या है ये भी पूछा जाता है कई बार। लेंथेनाइड तत्व जो है वो आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जिसको मिस धातु कहते हैं। और लेंथेनाइड में सर्वाधिक जो मिस धातु में यूज होने वाला एलिमेंट है वो कौन है, सीरियम। 40% मिस धातु का उपयोग गैस लाइटर, बंदूक की गोली, कवच बनाने में किया जाता है। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस है, तो लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, मतलब ऑक्सीजन के साथ इनका कोई आयन नहीं बनता है। एक्टिनियम बनाते हैं, जो बनते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इसको 4f श्रेणी भी बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी को। और एक्टिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाता है, और एक्टिनाइड को या एक्टिनाइड श्रेणी को 5f उपकोष या 5f श्रेणी भी बोलते हैं। पीएम के अलावा लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व है पीएम, जिसका परमाणु क्रमांक 62 है। उसके अलावा कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। और एक्टिनाइड श्रेणी जो है इसके जो तत्व हैं वो क्या होते हैं भाई, रेडियो एक्टिव होते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में समानताओं की बात करें तो दोनों ही श्रेणियों के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड की तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ही +3 है, एक्टिनाइड की नहीं है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 नहीं है एक्टिनाइड की, करते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो +3 शो करते हैं, लेकिन कॉमन तो दोनों में हो गई है, इसलिए हमने समानताओं में लिख दिया है। दोनों ही श्रेणियों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर परमाणु आकार कम होता है। जैसे लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन होता है, वैसे ही एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनाइड संकुचन होता है। उसके बाद में दोनों ही श्रेणियों के जो तत्व हैं वो विद्युत धनी होते हैं। देन उसके बाद में एक्टिनाइड संकुचन पूछ लिया, सेम वही रीजन है जो लेंथेनाइड संकुचन के अंदर है। फिर उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के तत्वों में N-1 D1 to 10 और NS1 to 2। और अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो यहां पर आपका उप उपांत्य कोष आ जाता है, मतलब आप और ज्यादा अंदर आ जाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बाह्यतम कोष से 2 कोष अंदर आ जाते हैं, तो N-2F 1 to 14। एफ की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 14 तक रहती है। डी जो होता है उसमें 0 to 1। कुछ एलिमेंट हैं आगे हम डिस्कस भी करेंगे जिनमें आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है डी के अंदर, और ये SN2 लिखा हुआ है, ये NS2 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लेंथेनाइड श्रेणी का लिख रहे हैं तो N का मान 6 ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप एक्टिनाइड श्रेणी का लिख रहे हैं तो जहां पर N दिख रहा है आपको वहां पर आप N की जगह क्या ले लेंगे, 7। उसके बाद में निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर को विशेष तौर पे ध्यान रखना। क्रोमियम का जो है वो 3d4 4s2 बनना चाहिए, लेकिन बनता है 3d5 4s1। ये भी गलत लिखा हुआ है, 4s0 नहीं होगा, 3d5 4s1 होगा। ऐसे ही कॉपर में 3d9 4s2 बनना चाहिए, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 3d में, तो 3d9 के बजाय 3d10 बन जाता है और 4s1 रह जाता है। पीडी का मैं कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहा था, और पीडी जो है वो निकिल के नीचे आता है, तो निकिल 3d10 होता है। तो वैसे ही आपका जो पीडी है
वो 4D सॉरी निकिल जो है वो 3D8 होता है, तो वैसे ही पीडीबी 4D8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 5s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कहाँ आ जाते हैं, 4D में आ जाते हैं। पीडी का भी ध्यान रखेंगे। फिर एजी है, एजी में 4D10 5s1 है, और शायद हो सकता है मैंने एजी का कुछ पीछे हो सकता है पीटी या एजी आया था पीछे, उसका मैंने थोड़ा सा हो सकता है गलत भी एक्सप्लेन कर दिया हो, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये प्लेटिनम है जो 78 पे आता है, लेंथेनाइड श्रेणी के बाद आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 4f भी इन्वॉल्व है। उसके बाद में एयू है, तो एयू का तो शायद कभी नहीं पूछा है, लेकिन ईयू और जीडी का जरूर ध्यान रखना। ईयू और जीडी ये लेंथेनाइड श्रेणी के दो तत्व हैं जो कंटिन्यूअस आते हैं, 63 और 64। तो देखो अगर एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, बुक के अंदर भी मिल जाएगा आपको, नोट्स में भी लिखवाया होगा सर ने आपको। ईयू जो है वो 63 पे आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ये रहा 4f7 6s2। लेकिन जब आप परमाणु क्रमांक 1 बढ़ रहा है, जीडी 64 पे जा रहा है, तो 4f7 में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा। देखो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो 5d में चला जा रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो आपका गैडोलिनियम है वो भी चाहता है कि उसका जो एफ उपकोष है वो आधा भरा हुआ रहे, और ये गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको आप देख लीजिएगा, 4f7 5d1 6s2, इसको याद कर लेना। इसके बारे में आपसे ये भी पूछ सकता है कि गैडोलिनियम अगर +3 में है तो बताओ उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो गैडोलिनियम अगर +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से कम कर दोगे? 2 तो 6s से, और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 5d से। ठीक है, तो सवाल जो है वो इस तरीके से बन सकते हैं। फिर उसके बाद में मैग्नेट, परमैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना बतानी है आपको। तो मैग्नेट आयन होता है MnO4-2, और यहाँ पर आपसे पूछ क्या सकता है, देखो Mn की जो है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Mn की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना, Mn की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर Mn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या रहने वाली है, ऑक्सीकरण अवस्था हिंदी में लिखते हैं इसको। और जो आयन है MnO4-2, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, MnO4-2 है, Mn की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो X मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दो आप। फिर ब्रैकेट लो, ऑक्सीजन के ऊपर आवेश होता -2, और पूरे आयन पे जो आवेश है उसको बराबर में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 4 × -2 करेंगे तो ये हो जाएगा x - 8 = -2, और x हमारा चला जाएगा किसके बराबर? +6 के बराबर। अब अगर Mn +6 में चला गया, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है Mn का, तो Mn होता है 3d5 4s2। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो यहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें MnO4- की, तो MnO4- की बात करें तो इसी तरीके से आप MnO4- का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां क्या बन जाएगा? हम कैलकुलेट करेंगे तो x + 4, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता -2, और टोटल किसके बराबर रखेंगे? -1 के। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x - 8 = -1, x = 8 - 1। 8 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +7। अब एक बहुत काम की बात बता रहा हूं लास्ट में, MnO4- में Mn +6 में है, और MnO4- जो पर मैग्नेट आयन है उसमें +7 में है। +7 में होने का मतलब मैग्नीज के संयोजी कोष में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब मैग्नेट आयन बन रहा है MnO4- तब उसके संयोजी कोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो MnO4- जिसको मैग्नेट बोलते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय होता है, और पर मैग्नेट आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होता है। बाकी क्रोमेट आयन की संरचना भी आप देखेंगे, क्रोमेट जो है वो कैसे बनता है? CrO4 2-, और डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। यहां पर 2 क्रोमियम होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो ब्रिजिंग का काम करता है। तो ये कहानी थी डी और एफ ब्लॉक की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उपसह संयोजक यौगिक की। पहला लेक्चर था, और थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पर अगर मान लो थोड़ा बहुत अगर मैंने मिस भी कर दिया है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। अगर मैंने कोई गलती की है तो उसको हम इंप्रूव करेंगे, और मैं आपको कमेंट में उसका आंसर भी दूंगा। आई होप आपकी तैयारी जो है वो बेहतर चल रही होगी, और ये जो लेक्चर हम लेकर के आ रहे हैं ये इस तैयारी को आप और शार्प बना सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अंत में एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको शेयर करें। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि अगर आप लोग जो है वो सपोर्ट दिखाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, और मैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।